Welcome everyone to our YouTube channel UPSC Masterclass. Today we will start with the fifth lecture of our Vision IS Current Affairs Monthly Magazine for the month of February 2024. And आज हम स्टार्ट करेंगे विद इंटरनेशनल रिलेशंस। आप जिन लोगों ने लेक्चर 4 तक देखा हुआ है, लेक्चर 4 आप मैं रिकमेंड करूँगा पहले जाके उनको देख लें, एक सीरीज़ में चलें। और लेक्चर 4 तक देखा हो तो हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिटी कंप्लीट कर लिया था। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक ऑफ द मैगजीन विच इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो कीप योर मैगजीन हैंडी विथ यू, क्योंकि आप मेरे साथ मार्क करते जाएंगे या अपने, अगर आप इसे पीडीएफ में पढ़ रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी में उसे वहीं के वहीं स्टार मार्क करते जाएंगे, और अगर हार्ड कॉपी में पढ़ रहे हैं तो वहीं के वहीं हाईलाइट करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एनएफपी, राइट। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की है उसने अपनी 22nd रिपोर्ट सबमिट की है ऑन इंडियाज एनएफपी के परफॉर्मेंस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। क्या है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? It actually came in 2008 and it aims actually to have a strong neighborhood. मतलब नाम से सजेस्ट हो ही रहा है, हम लोग बेसिकली एक ईयू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह देयर आर बॉर्डरलेस कंट्रीज, ईयू में आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, कुछ उसी टाइप का आइडिया है। हालांकि वो फ्रक्टिफाई नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा, बट स्टिल एक आइडिया कुछ उसी टाइप का है, दैट टू एम टू फोर्ज अ स्ट्रॉन्ग नेबरहुड रिलेशन बेस्ड ऑन कंसल्टेटिव नॉन रेसिप्रोकल outcome oriented approach. Exactly. Combined economic interest. ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। ये चीज़ें इसके फोकस करके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बनाई गई थी। इट फोकस ऑन डिलीवरी बेनिफिट्स लाइक ग्रेटर कनेक्टिविटी, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्गर डेवलपमेंट, cooperation in various sectors, security, broader people to people contact. ये सबसे बड़ा मेजर इम्पेडिमेंट रहा है अभी तक इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ब्रॉडर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम नहीं बना पाए बहुत ज़्यादा। जितना हमने वेस्ट से बना लिया उतना हम नहीं बना पाए। डजंट मैटर, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। इट्स अ डायनेमिक पॉलिसी दैट एडजस्ट टू योर रिन्यूड इंटरेस्ट इन द रीजन एंड इवॉल्व्स रीजनल सर्कमस्टांसेस। सो बेसिकली एक ग्लोबल साउथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एक रीजन वाइज एक सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखे कंबाइंड पॉलिसी क्रिएट की जानी चाहिए। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? एनएफपी, इंडिया के एनएफपी में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। रिमेंबर थाईलैंड नहीं आता है, रिमेंबर श्रीलंका नहीं आता है। You should remember this. There can be a question on Sri Lanka. It doesn't come in NFP. सो अब सिग्निफिकेंस क्या है? नाउ सिग्निफिकेंस जो है इन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ सकते हैं इनको। एक बार आप एक कर्सरी रीड करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ याद रहेगी। जैसे स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव है, हमने ऊपर ही देखा, टू क्रिएट अ कनेक्टिविटी, टू क्रिएट अ ग्लोबल साउथ, देयर इज अ स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव देयर। स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म, इट विल हेल्प strengthen multilateralism through regional, sub-regional organizations such as SAARC, BIMSTEC, etc. Soft power. The soft power of India: cricket, Bollywood, food, cinema in general, other than Bollywood as well, और many more. इन सबको, क्योंकि इंडियन कल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उस चीज़ को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी विद दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। सो दैट इज सॉफ्ट पावर। India's rich culture and heritage ties with its neighbor help to promote diverse culture values, soft power influences in the region, right? Then regional stability and security, obviously इसको explain करने की ज़रूरत नहीं है। Builds capacity to address traditional and non-traditional resources, illegal migrants and security threats, of course, and economic opportunity, जो कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे ऐड भी करवाया है पॉइंट। एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, एक कंबाइंड इकोनॉमी क्रिएट होगी, कंबाइंड मार्केट क्रिएट होगा, so there will be more opportunities for Indian businesses and other businesses as well to trade with each other. That will be a very beneficial thing to do. So all these things actually are kept in mind in order to have a neighborhood first policy. अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न नेबर्स, Nepal and Bhutan with significant hydropower potential.
ये चीज़ आप एक बार पढ़ लें। अगर आप चाहें तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट हैं और उसमें नेपाल एंड भूटान का क्या रोल है, स्पेशली विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी एंड सिक्योरिटी, आई कैन मेक अ डिटेल वीडियो इन दिस। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं? ऑब्वियसली सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, हिस्टोरिकल बैगेज, द अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स। पाकिस्तान, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज नॉट प्रॉब्लम विद इंडियाज कॉन्टेक्स्ट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम कश्मीर का इश्यू, इंडस का इश्यू, as far as Sri Lanka is concerned, the Tamil Tigers was an issue. Although Tamil Tigers are not there anymore, but still, the Tamil Nadu, the Indian state of Tamil Nadu has a problem with the way the Tamil Tigers were treated. The Litte, प्रभाकरन, अगर आपने नाम सुना होगा तो। सो ये जो चीज़ें हैं, ये अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स जो हैं, ये सबसे बड़ा बैगेज है इस चीज़ को करने के लिए। सेकेंडली, एक टर्म है जो यहाँ पे आपको नोट करनी चाहिए, दैट इज़ द बिग ब्रदर एटीट्यूड। ये टर्म मल्टीपल टाइम्स कोट की जाती है, ये टर्म्स पूछी तो नहीं जा सकती वैसे, लेकिन अगर आप इसे मेंस के आंसर में लिख के आएंगे, यू कैन गेट एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स। ये परसीव किया जाता है कि इंडिया के आसपास बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इसीलिए इंडिया हैज़ अ बिग ब्रदर एटीट्यूड, और बिग ब्रदर एटीट्यूड के कारण वो उनको थोपने की कोशिश करता है अपनी बातें, जो कि बाकी लोगों को पसंद नहीं आता। सो दैट्स एन एप्रीहेंशन। इसका कोई बेसिस अभी तक नहीं आया, बट एक एप्रीहेंशन है बाकी कंट्रीज के बीच में। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो मैंने कहा, तमिल सेंटिमेंट डिटरमाइन इंडिया श्रीलंका पॉलिसी, क्योंकि तमिलनाडु में एक एंटी, नॉट एग्जैक्टली एंटी श्रीलंका, बट एक जिस तरह से तमिल प्रोटेस्ट चला श्रीलंका में 80s एंड 90s में, उसके कारण एक सेंटिमेंट है, वो चीज़ बहुत हद तक नेशनल पॉलिसी डिफाइन करता है टुवर्ड्स श्रीलंका। डायनामिक्स इन नेबरहुड कंट्रीज, पॉलिटिक्स इन अनस्टेबिलिटी, वीक गवर्नेंस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उनके खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत प्रॉब्लम करते हैं। रिसेंटली वी सॉ श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पाकिस्तान में बहुत फ्रीक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। वी सॉ अफगानिस्तान गेटिंग टेकिंग हो, मतलब was taken over by Taliban again. So these things matter. These things becomes problematic. These things actually makes things very dynamic and very difficult as well at the same time. Recommendations थी parliamentary committee की, let's read them out. Implementation of development projects, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कमिट कर रखे हैं उनको बेटर इंप्लीमेंट किया जाए। एक जॉइंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो ओवरसाइट मैकेनिज्म क्रिएट करेगी, जिससे सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की जाए, ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया जाए, फिजिबिलिटी, सेटिंग अप रीजनल डेवलपमेंट फंड्स एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बार पढ़ें, एक्सप्लोर फेसिबिलिटी ऑफ setting up a regional development fund for connectivity infrastructure under regional framework like BIMSTEC। बेसिकली एक कंबाइंड फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें सारी कंट्रीज एक कॉमन रूट से कनेक्टेड हों, समथिंग लाइक यूरोपियन कंट्रीज। पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप आंख बंद करके लिखाइएगा, कहीं भी ये हर जगह अप्लाई होता है। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रीजनल फ्रेमवर्क, सिनर्जी विद एक्ट ईस्ट पॉलिसी। MEA का जो एक और पॉलिसी है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इनिशिएटिव है, विच इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विच सेज दैट we need to have a better outreach towards our southeastern neighbors, and that has to be in synergy with neighborhood first policy. That's the key recommendation. ये चीज़ आपको याद रखनी है। Both the policies are not in conflict with each other but are complementing to each other. This is something which you should remember as far as this is concerned. This is a good topic. यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। इसके बाद फ्री मूवमेंट रेजिम विद म्यांमार। ओके, सो रिसेंटली क्या हुआ, होम अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने म्यांमार के साथ जो फ्री मूवमेंट रेजिम है उसे स्क्रैप करने का फैसला किया है, उसे हटाने का फैसला लिया है। दे विल नॉट बी एनी फ्री मूवमेंट रेजिम। सवाल उठता है कि फ्री मूवमेंट रेजिम है क्या? सो फ्री मूवमेंट रेजिम एक्चुअली इज नॉट एक वेग नहीं है कि कोई भी कहीं भी घूम सकता है, दैट्स फ्री मूवमेंट। इट्स एक्चुअली अ वेरी categorically drafted definition, which is
It permits individuals residing within 16-kilometer radius of the borders to traverse freely without requirement of visa or other documentation. Remember, only 16 kilometers. इस पे सवाल बनेगा, अगर बना तो इस पे सवाल ज़रूर बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ पे सवाल आ सकता है, ये चीज़ है. एंड देन इट फॉर्मलाइज इन 2018 एज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमने ऊपर भी देखी. लेकिन फाइनली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, विच इज़ रीजंस क्या हैं? इलीगल माइग्रेशन, एथनिक वायलेंस एंड इंसर्जेंसीज, एंट्री ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम म्यांमार, कुछ चीज़ों के कारण हम लोगों को करना पड़ रहा है, विच इज़ मेनली ऑल आर रिलेटेड टू आर इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स, बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू रिवर्स आर फ्री मूवमेंट पॉलिसी. अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि म्यांमार से जुड़ी हुई कंट्रीज कौन कौन सी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, म्यांमार से जुड़े हुए इंडियन स्टेट्स कौन कौन से हैं. इन चीज़ों को याद रखें आप. मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल. ये एक सीरीज़ में आप MMNA अगर ऐसे आप याद रखेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं. मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इस तरह से याद रखें. टोटल जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर्स का है एज ऑफ नाउ. ये जो फेंसिंग करने वाले हैं हम लोग, सिर्फ मणिपुर में थोड़ी सी फेंसिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, yes, I was right. Manipur is only covered with 10 kilometers. Rest, it is all unfenced. So Ministry of Home Affairs has decided to fence it. This is this video. With that, we end our lecture on this note. We'll continue in the next lecture from here onwards. Thank you so much. This is your host and your mentor signing out.